सवा तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया हमने अल्फा A1 प्लस बीटा A2 कॉमा अल्फा B1 प्लस बीटा B2, अगर इसे A माना जाए और इस वैल्यू को B माना जाए तो फंक्शन डिफाइन है अपना एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कॉमा बी माइनस ए और ये माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब इस टर्म में से समझेंगे, ए माइनस बी का मतलब है अल्फा A1 प्लस बीटा A2 में से हमें माइनस करना है माइनस अल्फा B1 प्लस बीटा A2 कॉमा, इसके बाद में a माइनस बी हो गया तो अब b माइनस ए करना है। b की जगह अपने पास ये वैल्यू है, a b है ना, एफ ऑफ ए बी, तो अब b की जगह ये वैल्यू रहेगी, यानी अल्फा B1 प्लस बीटा B2 माइनस ए की जो वैल्यू है ना, यहाँ जो a है उसकी जगह अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2। ओके, अभी इसमें जो माइनस यहाँ जो a है ना, उस माइनस a की जगह ये वैल्यू रखी जाएगी, तो इसको लिखा जा सकता है जैसा कि आपको बताया कि जो रैंक होती है ना, रैंक वह डायमेंशन ऑफ आर एफ होती है और जो नलिटी होती है वह डायमेंशन ऑफ एन एफ होती है। तो आप इसमें ये तो हो गया a माइनस बी, ये बन गया b माइनस ए, और फिर माइनस ए और है ना, ये माइनस ए का मतलब है ये वाली टर्म अल्फा A1 प्लस बीटा A2, वो भी माइनस में, माइनस का अल्फा A1 प्लस बीटा A2। अब आप इसमें देखेंगे कि इसका अल्फा A1 माइनस अल्फा B1 एक साथ लिखा जाए, अल्फा A1 माइनस अल्फा B1 प्लस बीटा A2 माइनस बीटा ए, यहाँ देखोगे ये है यहाँ बीटा A1, सॉरी अल्फा A1 प्लस बीटा A2 बना था ना ये, दूसरा अल्फा B1 और ये बीटा A2 बना, a माइनस बी किया था ना, तो ये तो टर्म यहाँ है माइनस बी, यानी ये वाली टर्म, तो ये B1 B2 है, ये क्या है B1 B2। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, पहला अल्फा A1 माइनस अल्फा B1 प्लस बीटा A2 माइनस बीटा B2, बीटा A2 माइनस का बीटा B2 कॉमा, यहाँ से भी देखेंगे आप तो यह बना अल्फा B1 माइनस अल्फा A1 प्लस बीटा B2 माइनस बीटा A2 कॉमा, माइनस से गुणा करें तो ये बनेगा माइनस अल्फा A1 माइनस बीटा A2। ओके,
इसको भी आप लिख सकते हो, अल्फा बाहर लें, अल्फा बाहर लिया तो A1 माइनस B1 प्लस बीटा बाहर लिया तो A2 माइनस B2, और इनमें से अल्फा बाहर लिया तो B1 माइनस A1, बीटा बाहर लिया तो B2 माइनस A2, यहाँ से माइनस अल्फा A1 माइनस बीटा A2। ओके, अब आप समझोगे इसमें, इसका पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट और इसका पहला पार्ट, इनको एक साथ लिखें। यानी इसको अगर हम अल्फा A1 माइनस B1 कॉमा अल्फा B1 माइनस B2 माइनस B1 कॉमा, यहाँ पहला है माइनस का अल्फा A1, इसके बाद में इसका सेकंड और उसका भी सेकंड पार्ट, जिसको आप लिख सकते हो बीटा A2 माइनस B2, यहाँ से भी कॉमा बीटा B2 माइनस A2, कॉमा ये है माइनस का बीटा A2। इसको आप समझेंगे। अब देखो, आपको बताया था कि पहला, इसका पहला और यानी पहला है, इसमें बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। जैसा कि आपको बताया कि पहला पहले में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, और ये माइनस अल्फा A1 माइनस बीटा A2 में जुड़ेगा तो ये टर्म बनेगी। ओके, तो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ जो फंक्शन एफ ऑफ ए बी है, जो कि ए माइनस बी माइनस ए और माइनस ए है, एक एग्जाम्पल ढंग से समझ लो, सभी एग्जाम्पल इसी पर आधारित हैं, वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे यहाँ फंक्शन ऑफ ए बी हो तो ए माइनस बी माइनस ए और माइनस ए है, तो यहाँ जो आपने यहाँ तक तो आपने समझ ही लिया था। अब देखो हमने क्या किया, ये ए समझो, इसको भी समझो, तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी, तो ए माइनस बी किया, ए माइनस बी, फिर है बी माइनस ए, यानी बी ये है, ए ये है तो बी माइनस ए किया, इसके बाद में माइनस ए है तो माइनस ए का मतलब है ये वाली टर्म, इसका माइनस। अब आप देखेंगे इसमें, इसमें देखेंगे कि अल्फा A1 प्लस, यानी हमने जिनको माइनस करके लिखा ए माइनस बी माइनस ए और माइनस ए, तो अल्फा A1 अल्फा B1 दोनों को एक साथ लिखा, अल्फा A1 माइनस अल्फा B1, बीटा A2 माइनस बीटा B2 इसको भी लिखा, और ये अल्फा B1 माइनस अल्फा A1 प्लस बीटा B2 माइनस बीटा A2, फिर है माइनस अल्फा A1 माइनस का बीटा A2। अब देखो आप अल्फा बाहर किया A1 माइनस B1, बीटा बाहर किया A2 माइनस B2, अल्फा बाहर किया B1 माइनस का A1, और बीटा बाहर किया B2 माइनस A2, और यहाँ माइनस अल्फा A1 माइनस बीटा A2। तो ये कॉमा लगा हुआ है ना सब में, तो जोड़ने का जो नियम होता है, इसका पहला, इसका पहला और इसका पहला, इन सभी को एक साथ लिखा, अल्फा A1 माइनस B1 कॉमा, यहाँ से अल्फा B1 माइनस A1 कॉमा, ये माइनस का अल्फा A1, बीच में प्लस, अब इसका सेकंड बीटा A2 माइनस B2, यहाँ से बीटा B2 माइनस A2 और माइनस का बीटा A2। ओके, अमित सागर क्या प्रॉब्लम है भाई? अब देखिए इसमें, यहाँ इस अल्फा को सब में से बाहर करें, अल्फा बाहर किया जाए तो ये बना A1 माइनस B1 कॉमा B2 माइनस A2 कॉमा,
सॉरी, एक बार रिपीट करते हैं, देखो इसको, a1 माइनस b1 ये रखा, यहाँ b1 माइनस का कितना है, पहला b1 माइनस a1 है, ये b1 माइनस का a1। अब देखो इन तीनों में से अल्फा को बाहर किया तो ये a1 माइनस b1 कॉमा कॉमा b2 माइनस a1, b2 माइनस, देखो a1 माइनस b1 है और यहाँ b1 माइनस a1 है, तो ये b1 माइनस a1, तो ये है b1 माइनस a1 कॉमा, और ये अल्फा यहाँ से बाहर निकल गया तो माइनस a1 और बचा एक, तो ये स्टेप प्लस बीटा इन सब में से कॉमन, तो आप देखोगे ये बनेगा a2 माइनस b2 कॉमा b2 माइनस a2, और ये है माइनस का a2। ओके, अब आप इसको लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो अल्फा a1 माइनस b1, b1 माइनस a1 और माइनस a1, तो आप इसको f ऑफ a1 b1 लिख सकते हैं, f ऑफ a1 b1 इस नियम के अकॉर्डिंग a1 b1 करें तो ये a1 माइनस b1, b1 माइनस a1 और माइनस a1 बनेगा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो, पूरे ब्रैकेट को आप लिख सकते हो अल्फा f ऑफ a1 b1 प्लस ये है बीटा, इसको लिख सकते हो a2 b2 लिख सकते हो ना, f ऑफ a2 b2। अच्छा, a1 b1 की जगह आप काम में ले सकते हैं a1 b1 की जगह u, और a2 b2 की जगह कितना है v, इनको काम में ले सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है बराबर अल्फा f ऑफ u प्लस बीटा f ऑफ v। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रैखिक रूपांतरण है। तब तब जो ये f b2 से b3 r में जो परिभाषित है फलन, वो है एक रैखिक रूपांतरण है। तब f एक रैखिक रूपांतरण है। ओके, इसका एक पार्ट तो यहीं तक कंप्लीट हुआ। अब इसकी रैंक और नल्टी के बारे में समझेंगे। एक तो पहले परास के बारे में, जैसा कि आपके सामने लिखा है परास का फॉर्मूला, परास f का जो परास है ना, समझें अब इस f के परास के बारे में। परास, हमने परास कहो या परिसर कहो, बात एक ही रहती है। ओके, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लें सभी, इस वाले पार्ट का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, सभी स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, तो जैसा कि आपको बताया हमने कि जो आर एफ होता है ना, ऐप का परिसर, अब एफ का परिसर जिसको आप आर एफ कहो, तो इस आर एफ का मान होता है एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स यू का एलिमेंट है, इस यू का, लेकिन अपने पास क्या है, यू की जगह अपने पास जो फलन डिफाइन कर रखा है B2 से B3 में डिफाइन है और फील्ड R है, तो मतलब यहाँ जो एक्स यू का है वो अपना B2 R का होना चाहिए। तो यहाँ वे सभी फंक्शन ऑफ एक्स जिनमें एक्स है वो यू से लिया गया है,
तो वे सब के सब फंक्शन किस में होते हैं, आर एफ में। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि एफ का जो परास है वह एफ का जो परास है आर एफ वह या तो वी कहो, इसमें वी बिलोंग्स टू V3R। जैसे इसके एलिमेंट की इमेज यहाँ हो, एक तरह से V का एलिमेंट, इस V, ये जो V है ना वो V3R का एलिमेंट अगर हम लेकर के चलें तो ये जो V है वो V3R का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ RF की जो डेफिनेशन थी, अगर X U में है तो f ऑफ x फिर किस में होगा, V में। तो देखो यहाँ f ऑफ x कह दिया है, उस एलिमेंट को यहाँ हमने स्मॉल v कह दिया है बस। V बिलोंग्स टू V3R, V बिलोंग्स टू कितना, V3R। और इसमें जो V बिलोंग्स टू V3R है तो यहाँ जो V की वैल्यू है वो है f ऑफ u के बराबर होना चाहिए। जो V है V इज इक्वल टू f ऑफ u, लेकिन u है वह V2R का एलिमेंट है। हर बात एक ही है, आप V लिखो या सीधे f ऑफ u लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, वहाँ एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ यू बिलोंग्स टू V3R। और ये जो u है वो V2R का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ जो आर एफ में जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें x u का एलिमेंट होता है, x इसका होता है, तब एफ ऑफ एक्स v का होता है ये वाला। तो वही कंडीशन यहाँ है कि जो u है वो बिलोंग करेगा V2R के अंदर। तो इसको ऐसे लिखो या कुछ इस तरह से लिखो, बात एक ही है। एक होता है आपके लिए अच्छा, आपको V2R का जो मानक आधार होता है ना, मानक आधार देखिए 2D में तो मानक आधार 1001 होते हैं, V2 में तो मानक आधार ये बनते हैं। और V3R की बात करें तो V3R में 100, 010 और 001 होते हैं मानक आधार, 100, 010 और 001। अभी V4 की बात करें तो उसके लिए भी मानक आधार इसी ऑर्डर में होते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जरूरत नहीं होती। अब देखो हम V2R का मानक आधार है, V2R का जो मानक आधार होगा, क्योंकि V2R का मानक आधार जो V2R का मानक आधार बनता है ना वह 10,01 है। तब इसका जो यानी V2R का जो मानक आधार है वो 10 और 01 है। तब F के जो परास होगा ना, F का जो परास उसका आधार है, उसको आप लिख सकते हो। तब F के परास का आधार इसका लीनियर स्पान बन जाएगा, लीनियर स्पान ऑफ 1001, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑफ 10, f ऑफ 01। क्योंकि RF में देखिए अगर V2 में एलिमेंट ये हैं, ध्यान से समझें, अगर U V2R का एलिमेंट है तो f ऑफ U V3R में होता है, और यही f ऑफ U किस में होता है, फिर RF में होता है। दोबारा सुने, अगर U V2R का एलिमेंट है, यहाँ V2R ये, अगर U V2R का एलिमेंट है, U इसका एलिमेंट है, तो f ऑफ U इसका V3 का एलिमेंट होगा, f ऑफ U V3 का एलिमेंट होगा, और यही f ऑफ U फिर किस में होता है, RF में होता है, रेंज ऑफ f। लेकिन हम ये कहें कि V2R का जो मानक आधार है वो 1001 है, तो f के परास का आधार क्या बनेगा, इस f के परास का आधार V3 का जो आधार बनेगा ना वो f ऑफ 10 और f ऑफ 01 होगा।
आप ऐसे लिख दो, आंसर तो यही हो गया। लेकिन आपको जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ ए बी, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो। अब एफ ऑफ 10, इस एफ ऑफ 10 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ए की जगह 1 है, बी की जगह 0 है, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 और माइनस का 1। ओके, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 तथा एफ ऑफ 0 1 निकालें इस एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू, तो यह बनेगी 0 1 का मतलब है ये ए की जगह 0, बी की जगह माइनस 1, तो 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 और माइनस का 0, ये बना माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 और 0। ओके, एफ ऑफ 10 एफ ऑफ 0 1 इनकी वैल्यू बनी है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस एफ के परास का आधार जो एफ ऑफ 10 है 0 1 है, इसकी जगह हम 1 माइनस 1 और माइनस 1 1 0 ये लिख सकते हैं। अतः एफ के परास का आधार आप लिख सकते हो ये 1 माइनस 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 1 1 0। ओके, ये तो हो गया एक पार्ट जिसको हम ये कहें कि आर एफ की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए इसमें एफ की शून्य समष्टि निकालनी है हमें। एफ की जो शून्य समष्टि होती है उसकी डेफिनेशन हमने बताई आपको कि शून्य समष्टि जो है एन एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी एक्स यू का एलिमेंट होता है लेकिन हमारे पास यू ना होकर के V2 है। अब V2 है तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, इसमें एक्स वाई की फॉर्म में होगा एलिमेंट, या V2 में एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म होगा। अच्छा, इसमें ये और है फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 0। तो इस एफ के परास के बाद में इसकी जो शून्य समष्टि है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एफ की शून्य समष्टि जिसको आप एन एफ कहो, तो इस एन एफ के बारे में बताया। तो आपको इसके बारे में बताया एन एफ इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू V2R। वहाँ क्या था, ये जो x है वो u का एलिमेंट है, लेकिन अपने पास तो क्या है u की जो x है वो u का एलिमेंट है, लेकिन अपने पास u की जगह V2 है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट लेकर के कि एन एफ इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू V2R, एन एफ इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू V2R। यहाँ एफ ऑफ यू कितना होगा 0, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0। बात एक ही है, एक्स वाई की फॉर्म में रखो या फिर इसको यू बी की फॉर्म में रखो, इसको आप एक्स वाई की फॉर्म में रखो या यू बी की फॉर्म में, तो इसको एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 जो यहाँ लिखा है उसमें जो 0 है ना ये वाली, यह जो 0 है एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0। आपको पता है जब कर्नल की डेफिनेशन की बात करते थे, कर्नल की डेफिनेशन की बात करते थे तो वहाँ आप लिखते थे एक्स सच दैट, यानी एक्स बिलोंग्स टू वी, या कुछ और लिख देते थे एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डैश, कर्नल में ये 0 डैश आता था। 0 डैश किसका तत्समक होता था जी डैश का, तो वैसे ही यहाँ जो 0 है वो किसका एलिमेंट होगा V3 का, किसका होगा, क्योंकि एफ ऑफ यू है ना वो V3 का एलिमेंट है तो 0 है, लिख सकते हो इस 0 के बारे में। तथा जीरो, तो यहाँ जो 0 है ना इसके बारे में भी लिख सकते हो, कॉमा 0 बिलोंग्स टू V3R। अब देखो यहाँ V2R का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलें, U,
यू V2R का एलिमेंट है तो फिर 2D में होगा ना, एक्स वाई की फॉर्म में। किस में होगा? 2D यानी एक्स वाई की फॉर्म में बनेगा। एक्स वाई की फॉर्म में बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है यू जो कि एक्स वाई की फॉर्म में है, एन एफ में है, यदि आप इसको लिख सकते हो, अब u इज इक्वल टू V2R का एलिमेंट है ना, तो इस u की जो वैल्यू होगी वो है एक्स वाई की फॉर्म में होगी, और ये हमने एन एफ का एलिमेंट लिया है। अब u इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एफ, यानी u है वो एन एफ का एलिमेंट होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी एफ ऑफ यू का मतलब है एक्स वाई, यू का मतलब है एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी यू की जगह आप एक्स वाई लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब आप इस एफ ऑफ एक्स वाई को इस नियम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इस नियम के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वाई माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इस आधार पर आप इसको सॉल्व करें, यानी इसको आप लिख सकते हैं। अभी रैंक ऑफ आर एफ और यानी रैंक और नल्टी की जो बात करेंगे ना, वो क्या है, एन एफ और जो आर एफ में इसकी जो डायमेंशन होगी वह डायमेंशन ही इसकी नलिटी और रैंक कहलाएगी। अब देखो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको डिफाइन किया जाए, तो आप लिख सकते हो इसको एम्प्लाइज एक्स माइनस बाई कॉमा बाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इस जीरो का मतलब है शून्य सदिश, 3 टाइम 0 0 0। अब आप देखोगे इसमें कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, बाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू जीरो कॉमा बाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। आप देखोगे यहाँ से x जीरो निकल आएगा, x जीरो रखोगे तो y भी जीरो आएगा, एम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तब ये जो u था ना, u की वैल्यू जो एक्स वाई थी उसकी जो वैल्यू निकली वो क्या है, 0 0 बनी, u क्या आया 0 0। तो आपसे यहाँ एन एफ पूछा, एन एफ में जो u था, एन एफ में वे सभी u होंगे जो कि एन एफ में क्या है कि वे सभी u होंगे जो कि V2R में हैं और एफ ऑफ u इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो एक ही 0 0 आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, एक ही 0 0 बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि तब u इज इक्वल टू जो 0 0 बना तो एन एफ की जो वैल्यू निकली, इस एन एफ की जो वैल्यू निकली उसमें 0 0 एक अकेला ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ये हो गया एन एफ। अब हमसे रैंक और नलिटी के बारे में चर्चा करवाई है, तो रैंक और नलिटी के बारे में भी आप समझें कि डायमेंशन ऑफ एन एफ होती है, डायमेंशन ऑफ एन एफ है वो तो क्या है, नलिटी कहलाती है, और जो डायमेंशन ऑफ आर एफ है वह रैंक कहलाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ डायमेंशन ऑफ यानी डायमेंशन आर यानी परास के बारे में बात की थी, एफ के परास के बारे में, आर एफ जो निकाली थी। ये जो आर एफ है ये, इसमें 2 एलिमेंट निकले, कितने एलिमेंट रहे इसमें, आर एफ में 2 ही एलिमेंट रहे। तो हम ये कह सकते हैं अब रैंक ऑफ एफ इज इक्वल टू, रैंक ऑफ एफ है वो आर एफ की डायमेंशन के इक्वल होगा, और इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है, क्योंकि इसमें एफ के जो परास है उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, 1 -1 और -1 1 0। ओके, एक इसकी जो नलिटी है
उसमें देखोगे यहाँ एन एफ जो आ रहा है ना, क्या आ रहा है ये एन एफ। इस एन एफ में केवल और केवल 0 0 एलिमेंट हैं। अगर ये शून्य समष्टि है, अगर यह शून्य समष्टि है तो इसकी जो डायमेंशन होगी वह फिर 0 ही मानी जाती है। यानी देखो एन एफ जो समष्टि है इसमें 0 0 ही आ रहा है एलिमेंट, तो इसमें शून्य समष्टि बनी हुई है, तो इसीलिए नलिटी ऑफ एन एफ 0 मानी जाती है। ओके, ये रहा इसका ये क्वेश्चन। अब देखिए आप क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करोगे। आप उन सभी एग्जाम्पल्स को घर पे करते रहोगे और आपको बता दिया गया है कि 2 दिन की आपकी छुट्टी है, 2 दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक तो कल की क्लास ऑफ रहेगी और एक क्या है कि संडे वाली तो होती है, मंडे को आपकी क्लास रहेगी। लाला रेडमी। अब देखिए आप सभी, आपको हमने बताया था कि एक बुक है आपकी प्रारंभिक रैखिक बीजगणित के नाम से, उसमें उसमें समझोगे प्रारंभिक रैखिक बीजगणित, उसमें आपके लिए इस यूनिट के साथ में केवल और केवल लास्ट वाला चैप्टर है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। केवल लास्ट वाला टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। और आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन को जानने के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ठीक है, आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। क्लास का टाइम टाइम पूरा नहीं हुआ। मीटिंग टाइम 7 मिनट है ना, अभी 5 मिनट पढ़ा दूंगा, 5 मिनट में हो जाएगा, वो पेज पे लिखा हुआ है ना। वो मैडम या मत गया दूसरे पेज ले लो या तो स्क्रीन शॉट पा रहा इतने भी एक्सपीरियंस है मैडम, तुम जब दे लो अभी तक तो ये नहीं लेना ना, पेज दूसरा है ये तो होता है उसको स्क्रीन शॉट एक मैडम दूसरा वे तो पका और ये इनको रिटायरमेंट कर दिए तो उसके बाद दूसरा पेज था। यही है, हाँ करो। शेयर नहीं हुआ ना, तो देखेंगे सभी के पास आ गया ना ये मैट्रिक्स बहुपद। कमेंट्स में बताएं मैट्रिक्स बहुपद आ गया क्या। आप देखेंगे इसमें व्यंजक एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू A0 प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A3 लैम्डा क्यूब प्लस AM लैम्डा M एम घात का मैट्रिक्स बहुपद कहलाता है। मतलब जैसे आप एक्स में बहुपद पढ़ते हो ना, वैसे ही ये A1 A2 A3 ये मैट्रिक्स हैं, यहाँ लैम्डा कुछ आदेश हैं, तो इस टाइप से ये एफ ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू है आपके सामने, एफ ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू है आपके सामने यह मैट्रिक्स बहुपद कहलाती है। जहाँ A0 A1
A2 AM सभी एक ही कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। एक ही कोटि से मतलब है या तो 2x2 की होंगी, या 3x3 की होंगी, या 4x4 की, लेकिन सभी समान कोटि की होंगी। अच्छा, AM है वह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर AM की वैल्यू 0 हो गई तो फिर M कोटि का नहीं रहेगा, ये M-1 कोटि का मैट्रिक्स रह जाए, यानी M-1 कोटि का रह जाएगा फिर ये बहुपद। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं। अगर अच्छा, इसमें जो लैम्बडा है ना वह एक अनिर्धार्य अदिश कहलाता है। लैम्बडा क्या कहलाता है? अनिर्धार्य अदिश। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिखा है कि माना कैपिटल A इज इक्वल टू ए लैम्बडा, सॉरी कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ ऑफ n क्रॉस n की एक वर्ग मैट्रिक्स है, जहां I एक n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। देखो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स में देखो आप, मैट्रिक्स बहुपद जो A-λI है ना, मैट्रिक्स बहुपद A-λI, इसको हम अभिलाक्षणिक बहुपद कह देते हैं। जैसे कि A की वैल्यू है आपके पास 1331, इसमें A-λI इज इक्वल टू 1331, ये मैट्रिक्स दे रखी है, A की वैल्यू रखी माइनस लैम्बडा, और ये जो I है I की वैल्यू 1001 है। तो इस लैम्बडा का अंदर गुणा कराएं इकाई मैट्रिक्स से, तो 1 से करोगे तो लैम्बडा 0 0 और लैम्बडा। अब इन दोनों का अंतर लिया गया है 1 माइनस लैम्बडा, फिर 3 माइनस 0 करेंगे 3 आएगा, फिर ये 3 माइनस 0 और ये 1 माइनस लैम्बडा। तो कहने का मतलब ये है कि A-λI जो बना है यह मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स A का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें एक होता है अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद की अगर हम बात करें तो इस अगर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, इसका अगर हम सारणिक लें, तो यही क्या कहलाता है? मोड A-λI। मोड A-λI है वह अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है A इज इक्वल टू 1331, तो अभिलाक्षणिक बहुपद A-λI इज इक्वल टू, देखो A-λI को सॉल्व करेंगे पहले, फिर उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 8 आया। और ये जो अभिलाक्षणिक बहुपद होता है इसको 5 लैम्बडा से व्यक्त कर देते हैं। फिर है इसके बाद में अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण आप देखेंगे कि समीकरण जैसे आप निकालते हैं ना, समीकरण जैसे कि आप निकालते हैं कि मोड A-λI है जो कि आपके पास बहुपद था, बहुपद को अगर शून्य के बराबर रख देते हैं, बहुपद को अगर शून्य के बराबर रख दिया जाए तो अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आपके पास मोड A-λI इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसमें अभिलाक्षणिक मूल क्या होते हैं। जैसे आपने अभी अभिलाक्षणिक समीकरण लिखा, जैसे कि अभी आपने अभिलाक्षणिक समीकरण लिखा, उसको हल करके लैम्बडा की वैल्यू निकाली। अब लैम्बडा की वैल्यू कितनी भी निकल सकती है, डिपेंड होगा बहुपद पर। अगर बहुपद यानी जो लैम्बडा में क्या है कि 3 घात का है, तो लैम्बडा के 3 मान निकलेंगे, उन्हीं मान को अभिलाक्षणिक मूल कह दिया जाता है। जैसे कि यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है A इज इक्वल टू 1331, तो अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करके लैम्बडा की वैल्यू -2 -4 निकली। यही इसके अभिलाक्षणिक मूल होंगे। अब इसमें अभिलाक्षणिक सदिश की बात करें, अब इसमें अभिलाक्षणिक सदिश की बात करें तो देखिए एक वर्ग मैट्रिक्स A तथा लैम्बडा एक अभिलाक्षणिक मान है। अब यदि एक सदिश कैपिटल X इस प्रकार है कि A-λI का गुणा X से करें और वो 0 के बराबर आ जाए, तो X का अगर अंदर गुणा करें A से, तो AX माइनस लैम्बडा IX का गुणा करोगे ना, तो I क्या है? एक मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का X से गुणा करोगे तो X ही बना रहेगा ना, तो लैम्बडा X पक्षांतर करके लिख दिया। यहाँ X को लैम्बडा के संगत A का अभिलाक्षणिक सदिश